हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? डूइंग गुड। आज की क्लास में आप सीखेंगे सेक्शन 44 डबल ए। क्या है ये सेक्शन 44 डबल ए? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनकम टैक्स के हिसाब से किन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। लेकिन एक बात तो हमें भी समझ में आती है कि क्या एक छोटा सा पान वाला, चाय वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, क्या ये भी बिजनेस कर रहा है? हाँ भाई, बिजनेस तो कर रहा है। क्या इन्हें भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होगी, अपना खाता भाई बनाना होगा? तो आपको लगेगा नहीं भाई, इनके बस का तो नहीं है, ये नहीं बना सकते। तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स भी यही करता है। वो कहता है कि टर्नओवर बेस्ड ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है। मतलब अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, आपका प्रॉफिट एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, तभी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अदरवाइज आपको नहीं करना है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, राइट? लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहे हो, अब आपके मन में आएगा सर ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन क्या होता है? तो आप फिलहाल के लिए मान लीजिए बड़ा प्रोफेशन, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब आते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन में, बड़े प्रोफेशन में। इनको तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ता है, क्योंकि सरकार कहती है भाई आप डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप लोग पढ़े लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, अगर आप ही खाते बही नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा भाई हमारे देश में? तो आपको तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर खाते बही बनानी ही है, राइट? तो बेसिकली आप यहां पे देखेंगे ये जो सेक्शन 44 डबल ए है, ये पर्संस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। आइए बताता हूं आपको। सेक्शन 44 डबल ए, इसमें ये पर्संस को दो कैटेगरी में डिवाइड करेगा। एक कहेगा स्पेसिफाइड प्रोफेशन और दूसरा कहेगा बिजनेस प्लस अदर प्रोफेशन। And now you'll ask me, sir, what is the specified profession? The doctors, engineers, chartered accountant, company secretary, cost and management accountant, architects, ठीक है, ये सब किस में आएंगे? स्पेसिफाइड प्रोफेशन में। अपने दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए, बड़े प्रोफेशन, ठीक है, ये सब आएंगे स्पेसिफाइड प्रोफेशन में। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे प्रोफेशन है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, तो ये सब प्रोफेशन किस में आएगा? ये सब प्रोफेशन आ जाएगा अदर प्रोफेशन में। तो बिजनेस और अदर प्रोफेशन की अलग कैटेगरी है, ठीक है। ये लोग जो होते हैं जनरली ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस अदर प्रोफेशन वाले कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, नहीं, जनरली ऐसा देखा जाता है कि ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं एज कंपेयर टू बिजनेस प्लस अदर प्रोफेशन वाले। तो सरकार इनके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हैवी रखती है और इनके ऊपर थोड़ी सी लूज रखती है, कम टाइट रखती है। आइए देखते हैं। पर्सन फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी ए में कौन कौन आ रहा है? पर्सन कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। तो पहले स्पेसिफाइड प्रोफेशन वालों के लिए है, क्या है देखिए, टर्नओवर और इनकम क्राइटेरिया। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो, और न्यू बिजनेस है तो, ठीक है, एग्जिस्टिंग बिजनेस यानी पहले से चला आ रहा है तो, और न्यू बिजनेस का मतलब इस साल ही आपने स्टार्ट किया है तो। पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस की बात करते हैं। ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रोफेशन एक्सीड्स, कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रोफेशन एक्सीड्स 1.5 लाख इन ऑल ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ये जो प्रीवियस ईयर चल रहा है 23-24, इसके पहले के तीनों प्रीवियस ईयर में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर था, ठीक है। और अगर मान लीजिए नया बिजनेस है तो हर नए बिजनेस के लिए पुराना कंडीशन हटा देता है, कहता है इस साल अगर आपको ऐसा लगता है कि हो जाएगा तो लगता है ग्रॉस टोटल रिसिप्ट इन द प्रोफेशन फॉर दैट ईयर इज लाइकली टू एक्सीड 1.5 लाख। अगर आपको लगता है कि ये आपका पहला साल है और आपका रिसिप्ट जो है वो 1.5 लाख रुपए एक्सीड कर जाएगा, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? देखिए, मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज आर प्रिस्क्राइब बाय रूल 6F। तो रूल 6F के हिसाब से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ये रूल 6F में आपको बताएगा कि कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, मतलब हर चीज, जर्नल, लेजर, सब बनाना है। तो रूल 6F के हिसाब से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, यानी दिमाग में बैठाइए कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बट अगर आपका
1.5 लाख रुपए का टर्नओवर पिछले तीनों साल में एक्सीड नहीं कर रहा था, मतलब किसी एक साल भी रह गया एक्सीड होने से, तीनों साल एक्सीड नहीं कर रहा था। अगर तीनों साल एक्सीड कर रहा था 1.5 लाख का टर्नओवर, तब तो रूल 6F के हिसाब से आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे। और अगर पिछले तीनों साल में 1.5 लाख एक्सीड नहीं कर रहा था, मतलब किसी एक साल भी रह गया एक्सीड होने से, ठीक है, इसी बात को ऐसे कहेगा। ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रोफेशन डज नॉट एक्सीड 1.5 लाख इन एनी वन ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। किसी एक साल भी अगर 1.5 लाख एक्सीड होने से रह गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट एज मे इनेबल एओ टू कंप्यूट देयर टैक्सेबल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो आप कम से कम इतनी बुक्स बनाओ कि असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम आराम से उससे निकाल सके, यानी लिमिटेड बुक्स बनानी है, लेकिन इतनी बनानी है कि सामने वाला आपकी इनकम, असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम निकाल सके। बट अगर 1.5 लाख तीनों साल एक्सीड किया था, पिछले तीनों साल में 1.5 लाख टर्नओवर एक्सीड किया था, तो यू विल हैव टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर रूल 6F। अब इस बात को पता है हम अलग तरीके से कहते हैं, हम कहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। इसका मतलब तो ये हुआ ना, अब टर्नओवर से मतलब ही नहीं है। पिछले तीनों साल में 1.5 लाख क्रॉस हुआ तो आपको 6F के हिसाब से बनाना है। कह रहा है एक साल भी क्रॉस नहीं हो पाया 1.5 लाख, अगर एक साल भी नहीं हो पाया, मतलब तीनों साल ना हो पाने का मतलब तीनों साल आपका 1.5 लाख क्रॉस होगा, तब तो आप रूल 6F के हिसाब से बनाओगे। किसी एक साल भी क्रॉस नहीं हो पाया, यानी किसी एक साल भी क्रॉस नहीं हो पाया मतलब कितना है, अरे अंडा है टर्नओवर तो भी 1.5 लाख क्रॉस ना हो पाने का मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना, अंडा भी हो सकता है टर्नओवर। पिछले तीनों साल में अंडा टर्नओवर था, 0 टर्नओवर था, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। कितना, लिमिटेड बुक्स। अच्छा, अगर यही आपका पहला साल है तो अगर आपको लगता है कि 1.5 लाख टर्नओवर क्रॉस नहीं करेगा तो आप मिनिमम बुक्स बनाओगे, जो लिमिटेड बुक्स कही गई है वो बनाओगे। 1.5 लाख क्रॉस हो जाएगा, पहला ही साल है, लगता है 1.5 लाख क्रॉस हो जाएगा, तो आप रूल 6F के हिसाब से बनाओगे। अब आप कहते हो कि सर एक्चुअल में हमें कुछ और लगता था लेकिन हुआ कुछ और, हमें लगता था कि 1.5 लाख क्रॉस नहीं करेगा और इसलिए हमने लिमिटेड बुक्स बनाई, जबकि 1.5 लाख क्रॉस कर गया एक्चुअल में। तो कोई बात नहीं, इतनी टेंशन की बात नहीं है। ये नहीं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका गला दबा देगा, ठीक है, आपको लगता था ना कि 1.5 लाख क्रॉस नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा कि जब मान लीजिए जनवरी में आपका 1.5 लाख क्रॉस हो गया, आपको लग रहा था कि 1.5 लाख क्रॉस नहीं होगा, ठीक है, जनवरी में 1.5 लाख क्रॉस हो गया, अभी फरवरी और मार्च 2 महीना बाकी है ना, अब आप रूल 6F के हिसाब से बनाना शुरू कर दो। ड्यूरिंग द ईयर ही अगर आपका क्रॉस हो गया तब आप बनाना शुरू कर दीजिएगा। जब तक आपको लग रहा था 1.5 लाख क्रॉस नहीं करेगा पूरे साल, कोई बात नहीं, आपने लिमिटेड बुक्स भी बनाई है तो भी चलेगा, ठीक है। वैसे वर्षा रखते हैं, आपको लगता था 1.5 लाख क्रॉस हो जाएगा, नहीं हुआ, तो आपको लगता था 1.5 लाख क्रॉस हो जाएगा, तब तो आप रूल 6F के हिसाब से बनाए हो, पूरी फुल सेट ऑफ बुक्स बनाए हो, तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो टेंशन ही नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? करेंगे क्वेश्चन एक, ये किसके लिए था, ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए था, ठीक है। एक क्वेश्चन करिए, प्रीवियस ईयर 23-24 स्पेसिफाइड प्रोफेशन का केस है। प्रीवियस ईयर टर्नओवर प्रीवियस ईयर 22-23 एक साल पहले, प्रीवियस ईयर 21-22 उससे पहले, और प्रीवियस ईयर 20-21 उससे पहले। आपका टर्नओवर 1.5 लाख, 1,60,000, 1,70,000। बताइए, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है कि नहीं? बनानी है तो फिर क्या बनानी है, कौन सी बनानी है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी बनानी है? बुक्स ऑफ अकाउंट हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ए नॉट रिक्वायर्ड, नंबर 2 मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट, मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट टू इनेबल एओ टू कंप्यूट इनकम। कम से कम इतनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ कि असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम निकाल सके। और तीसरा है रूल 6F के हिसाब से फुल सेट ऑफ बुक्स बनाओ। क्या बनाना होगा? अगर पिछले 3 सालों में 1.5 लाख रुपए से टर्नओवर क्रॉस हो जाता है तो आपको रूल 6F के हिसाब से बुक्स बनाना है।
क्या तीनों साल 1.5 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ? नहीं, तीनों साल 1.5 लाख का टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ, 1,50,000 ही था एक साल, तो तीनों साल 1.5 लाख क्रॉस नहीं हुआ है, तो रूल 6F नहीं, आपको मिनिमम सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। अब आइए क्वेश्चन हम दूसरा कर देते हैं। यहीं पे टर्नओवर अगर हमने बता दिया 180, 170, 160, अब बताइए, अब तीनों साल 1.5 लाख रुपए क्रॉस किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूल 6F के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है। अच्छा, फॉर व्हाट वी आर स्टडिंग फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशन। ठीक है, आइए दिखा देते हैं आपको स्पेसिफाइड प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या है। जैसे ही चार्ट खत्म हो रहा है वहां पे स्पेसिफाइड प्रोफेशन की डेफिनेशन है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन का मतलब है लीगल, ठीक है, मतलब एडवोकेट वगैरह आ जाएंगे यहाँ पे, मेडिकल, डॉक्टर्स आ जाएंगे, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, इसमें CA, CS, CMA आ जाएंगे, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, अकाउंटेंसी वाले में CA एंड CMA आएंगे, ठीक है, यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी भी दिया हुआ है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट और एनी अदर प्रोफेशन एज इज नोटिफाइड बाय द बोर्ड। ठीक है, तो और कोई प्रोफेशन तो अभी फिलहाल स्पेसिफाइड नहीं है, तो इतने प्रोफेशन आते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन में। ठीक है, द फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एज पर रूल 6F। 6F के हिसाब से कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है देख लीजिए। 6F के हिसाब से कहता है इतनी सारी बुक्स बनानी है। ठीक है, कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपीज ऑफ मशीन नंबर्ड बिल एक्सीडिंग 25 इशूड बाई ए पर्सन। कैश बुक बनाना है, जर्नल बनाना है आपको, जर्नल एंट्रीज जो लिखते हो वो लिखना है, लेजर आपको बनाना है, कार्बन कॉपीज ऑफ मशीन नंबर्ड बिल, मशीन की नंबरिंग वाली बिल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बिल पे नंबर्स पहले से क्रिएटेड नंबर होने चाहिए। हर बिल 25 रुपया से जितना भी ऊपर का सामान बेचे हो सबकी बिल कटनी चाहिए। इनकम टैक्स कहता है कि 25 रुपये से ऊपर के सामान की बिल आपको काटनी है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, कोई आपकी दुकान पे आता है 5 रुपये का चॉकलेट खरीदता है, क्या बिल काटनी है? कस्टमर अगर मांगेगा तो 5 रुपये की भी बिल काटनी है, अगर नहीं मांगेगा तो 25 रुपये से ऊपर की बिल काटनी है। मतलब अगर वो नहीं भी बिल मांगता है तो भी 25 रुपये से ऊपर की बिल तो आपको काटनी ही काटनी है। ठीक है, अगर वो बिल मांगेगा तो 1 रुपये की भी मांगेगा तो भी आपको काटनी पड़ेगी। अच्छा, फिर जितना आइटम हमने 25 रुपये तक का बेचा है दिन भर में, उसका हम क्या करते हैं, डे एंड पे एक बिल आप काट देते हो। ठीक है, एक डे एंड पे आप एक सिंगल बिल आप काट दोगे, जिसमें आप सारा आइटम जितना भी आप 5 रुपये की 6 चॉकलेट बेचे थे तो वो सब पूरा बना के काट दोगे। तो एक सिंगल बिल से भी सारा काम हो सकता है। अगर वो 25 रुपये तक का है तो डे एंड पे आप सिंगल बिल काट लीजिए, दिन भर नोट करते रहिए, कहीं एक बिल में काट लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये सब क्या होता था, ये सब ना पहले होता था, क्योंकि मैनुअल सब कोई बिल काटता था तो फजियत होती थी भाई, एक एक बिल काटते जाना है। ठीक है, अब क्या होता है, अब तो लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रखते हैं, तो 5 रुपये का भी सामान बेचे तो बिल बना देते हैं, भले प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं, कस्टमर नहीं मांग रहा है तो नहीं निकालते हैं, भाई क्यों खर्चा लगाएं। 2 रुपये का तो पता चला प्रिंट आउट ही निकल गया, 5 रुपये का सामान खरीदा है उसने, तो प्रिंट आउट नहीं निकालेगा, बहुत करेगा तो, लेकिन एंट्री तो मार ही देगा एक सेल की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब उसको ये सब करने की जरूरत नहीं चल पड़ती है कि डे एंड पे हम कॉन्सोलिडेटेड बिल बनाएंगे। अरे तुम एक एक करके बिल बना लो या एक साथ बना लो, कंप्यूटर में जब आप बिल बना रहे हो तो फिर फर्क क्या पड़ता है। वो तो मैनुअल बिल बनाते थे तो उसको दर्द होता था कि दिन भर हम फाड़ते रहेंगे क्या, बिल बुक ही मेरी खत्म हो जाएगी, बिल बुक की छपवाई में भी तो पैसा लग रहा है। तो इनकम टैक्स एक्चुअली ये जो सिस्टम बनाया है ना कि 25 रुपये से इकट्ठा बिल काटनी है, मतलब 25 रुपये तक का जितना भी सामान दिन भर में बेचे एक सिंगल बिल काट दो आप, तो ये मैनुअल अकाउंटिंग के हिसाब से, मैनुअल जो बिलिंग होती थी उसके हिसाब से ये प्रोविजन बनाया गया है। तो हालांकि लोग तो इससे बेटर ही कर रहे हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में वो हर बिल काट ही दे रहे हैं, 2 रुपये का भी काट देते हैं। ठीक है, निकालते नहीं है प्रिंट आउट, वो एक अलग विषय है। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कहा जाता है, इस कानून में ये नहीं कहा गया है कि सामने वाला बिल मांगे और आप 25 रुपये तक का तो आप दीजिए मत, बिल तो आपको देना पड़ेगा अगर वो 1 रुपये का सामान लेता है तो भी, सामने वाले के मांगने पे। नेक्स्ट ई क्या है, ओरिजिनल बिल्स वेरेवर इशूड टू द पर्सन एंड रिसिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द पर्सन, or where such bills and receipts are not issued and expenditure incurred does not exceed 50, payment voucher prepared and signed by the person। एक्चुअली ये बात तब आ रही है जब एक्सपेंस बिल आपको नहीं मिल रही है, नॉट रिसीव्ड।
ठीक है, और वो 50 रुपये तक की है, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 50 रुपीज़, और आपने कोई खर्चा किया है जिसकी सामने वाले ने बिल आपको नहीं दी है। जैसे आपने ऑफिस के लिए चाय मंगवाई और सामने वाले चाय वाले ने आपको बिल नहीं दी, कितने रुपए का था, 50 रुपए का था, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक पेमेंट वाउचर बना के, आप एक पेमेंट वाउचर बना सकते हो। पेमेंट वाउचर ऐसा होता है, इस पे लिखा रहता है पेमेंट वाउचर, ठीक है, पेड डैश एक्सपेंस का नाम, कौन सा खर्चा है, ठीक है, और यहाँ पे रेसिपेंट का सिग्नेचर के लिए जगह होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पेड किसको, मोहन चाय वाले को, मोहन चाय वाला, ठीक है, किस चीज़ का पेमेंट है, टी का है, ठीक है। और अब ये पेमेंट वाउचर हम बनाएंगे, रुपीज़ कितना है, यहाँ पे लिखा रहेगा ₹50, और चाय वाले से बोलेंगे कि यहाँ पे साइन कर दो, तो चाय वाला यहाँ पे साइन कर देगा, क्योंकि चाय वाला बिल तो हमको देता नहीं है। तो मेरे पास क्या होगा, हम खुद अपना पेमेंट वाउचर बनाएंगे और सामने वाले से कहेंगे चलो इसी पे साइन करके दे दो, और हम अपना रख लेंगे। बात समझ के आई कि नहीं? सामने वाला हमको बिल नहीं दे रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, छोटा छोटा खर्चा होता है, सामने वाला बिल नहीं देता है, ठीक है। अगल बगल की कोई छोटी मोटी दुकान से आप कोई भी सामान खरीद रहे हो तो उन सबके पास बिल नहीं होता है देने के लिए, तो आप पेमेंट वाउचर बना सकते हो। यही अकाउंट्स में किया जाता है, हम पेमेंट वाउचर बनाते हैं और सामने वाले से साइन करा लेते हैं, ठीक है। उसमें हम लिख देते हैं कि इसको पेमेंट की, इसलिए कि इतना रुपए की, और सामने वाले से साइन करा लिया। तो ये कह रहा है कि 50 रुपये तक का कोई भी आप पेमेंट करते हो, सामने वाला आपको अगर बिल वगैरह नहीं देता है तो आप पेमेंट वाउचर के जरिए करा सकते हो। अब बात आती है कि सर 50 रुपये से ऊपर का, तो उसकी बिल होनी चाहिए, उसकी बिल होनी चाहिए, सामने वाले से आपको लेनी पड़ेगी। अब वो बना के देगा, चाहे जैसा भी बना के दे, ठीक है। चलिए आइए उसके बाद देखिए और क्या बनाना पड़ेगा। एसएससी इंगेज्ड इन मेडिकल प्रोफेशन, अब ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, यहाँ तक तो सबको बनाना है, डॉक्टर को ABCDE के साथ F भी बनाना है, याद रहेगा। बाकी सारे स्पेसिफाइड प्रोफेशन वालों को क्या बनाना है, ABCDE, लेकिन डॉक्टर्स को क्या बनाना है, ABCDE प्लस F, ये भी बनाना है। क्या बनाना है, देखिए इसमें लिखता है डॉक्टर्स को 2 चीज़ें और बनानी है, 2 मोर बुक्स। पहला है डेली केस रजिस्टर इन फॉर्म 3C, डेली केस रजिस्टर बनाना है। कभी भी किसी डॉक्टर के यहाँ तुम जाते हो तो देखते हो कि डॉक्टर की केबिन के बाहर एक कंपाउंडर बैठा हुआ है, ठीक है, और वो आपसे ऐसे पूछता है आपका नाम, आप बोलते हो मोहन राय, पूछता है उम्र, आप बोलते हो 28 साल, फिर पूछता है तकलीफ क्या है, आप बोलते हो लवेरिया हो गया हमको, लिखता है, और उसके बाद बोलता है कि आपका 38वां नंबर है, मतलब 38 नंबर पे डॉक्टर साहब आपको देखेंगे, आप 38वें पेशेंट हो, 38th पेशेंट हो, डॉक्टर साहब इस समय आपको देखेंगे, होता है कि नहीं। फिर आप आराम से बैठ जाते हो, फिर आपका नंबर आता है तो आप डॉक्टर साहब को दिखाते हो। हाँ, एक चीज़ मैंने भूल गए, फिर आपसे बोलता है 500 रुपया दो, डॉक्टर साहब की जो फीस है वो वहीं पे लिख लेता है 500 रुपया और आपको बैठा देता है, होता है कि नहीं ऐसे। क्या जनरली आपने देखा है कि डॉक्टर साहब आपको रसीद वसीद देते हैं, डॉक्टर साहब की फीस 500 रुपया है तो वो 500 रुपये की रिसिप्ट काट के देते हैं। देखिए बड़े हॉस्पिटल्स में तो ये सिस्टम है, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है कि जो लोग सिंगल डॉक्टर हैं, अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, वो लोग नहीं देते रसीद वसीद। कंपाउंडर बाहर नगद गिन लेता है, कैश गिन लेता है फटाक से, और क्या करता है आपको बस नंबर बता देता है, 38वें नंबर पर डॉक्टर साहब आपको देखेंगे, फिर आपका नाम बुलाया जाता है, आप चले जाते हो अंदर, डॉक्टर को दिखा देते हो। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। ये जो डेली केस रजिस्टर बन रहा है, ये जो रजिस्टर बनाया जा रहा है ना, इसी को कहते हैं डेली केस रजिस्टर। अब मैं आपको बताऊं कि क्या ये डॉक्टर साहब अपनी मर्जी से बना रहे हैं, खुशी से बना रहे हैं? नहीं, इनकम टैक्स का कानून कहता है उनको बनाने के, इसलिए वो रजिस्टर बनाया जा रहा है। कोई डॉक्टर नहीं बनाना चाहता उसको, क्योंकि डॉक्टर साहब जो वो रजिस्टर बनाते हैं उसमें दिन भर जितने पेशेंट आए हैं उसकी एंट्री होती है, राइट, और जितनी एंट्री हो रही है उससे डॉक्टर साहब की इनकम पता चल जाती है। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर साहब 1 करोड़ रुपया कमाते हैं साल का ना, तो दिखाते हैं अपने इनकम टैक्स में 10 लाख कमाते हैं। 10 करोड़ कमाने वाला डॉक्टर दिखाता है 20 लाख रुपया कमा रहे हैं। ये है पोजीशन। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की इनकम पता नहीं चल रही है, कोई बिल रसीद तो देता नहीं है डॉक्टर साहब। तो कहां से पता चलती है उनकी इनकम? वही डेली केस रजिस्टर से। बहुत सिंपल सा सिस्टम है। दिन भर में 100 पेशेंट आए, ठीक है, 500 रुपया डॉक्टर साहब ने फीस ली, तो डॉक्टर साहब की एक दिन की इनकम 50,000 रुपया, महीने की कितनी? 15 लाख रुपया, साल की कितनी? 1 करोड़ 80 लाख रुपया, निकल गई इनकम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ऐसे ही इनकम निकालते हैं। लेकिन अब ये डॉक्टर्स लोग करते क्या है मैं आपको बताऊं। ये जो डेली केस रजिस्टर होता है ना,
ये डॉक्टर साहब जनरली दो दो बना के रख लेते हैं। हाँ, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा करते हैं जो दो दो बना के रख लेते हैं। हो सकता है नहीं भी करते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहां पे कुछ गड़बड़ किया जा सकता है, राइट। तो अब एक डेली केस रजिस्टर जो है वो ऊपर है, जिसमें डॉक्टर साहब पे कंपाउंडर पूरा पूरा लिख रहा है, ठीक है। जब डे एंड हो जाता है तो फिर एक दूसरा रजिस्टर होता है जिसमें वो रोज की एंट्री को कॉपी कर रहा है। लेकिन कितनी कॉपी कर रहा है? आज 100 पेशेंट आए थे तो अब उसमें से 100 पेशेंट में से क्या करेगा, सिर्फ 10 पेशेंट की एंट्री मारेगा दूसरे वाले रजिस्टर में, ठीक है। और जो ये वाला रजिस्टर है जिसमें एक्चुअल में वो पूरा 100 लोगों की एंट्री है, उस वाले पन्ने को वो फाड़ता है और डे एंड पे फेंक देता है। यानी जिस रजिस्टर में आपकी एंट्री हो रही है ना, उस रजिस्टर में पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। हर दिन का पन्ना फट जाता है, उसमें वो 100 नाम लिखेगा आज के पेशेंट का, लेकिन उसमें से 10 उतार देगा दूसरे रजिस्टर में। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला आएगा तो वो दूसरा वाला रजिस्टर निकाल के दिखाएगा, वो वाला नहीं जिसमें वो एंट्री मार रहा है। अच्छा, लेकिन मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला बंदा बीच में ही, डॉक्टर साहब अभी देख ही रहे थे 70 पेशेंट हो चुके थे, उसी समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आ गए। तो पता है डॉक्टर साहब क्या बोला है कंपाउंडर को? बोला है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला आ जाए तो उसी समय ये पन्ना फाड़ना और खा जाना, इसको ये दिखना नहीं चाहिए पन्ना इधर उधर फटा हुआ भी कहीं, ठीक है, ये तुमको खाना है, राइट। अगर नहीं खाए तो नौकरी गई, राइट। खा जाना, इसको खा के कूद जाना, कहीं नहीं खा पा रहे हो, चबा नहीं पा रहे होगे तो अंदर गया तब तो ठीक है, नहीं तो कूद जाना खिड़की से बाहर पीछे कहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों होगा, ऐसी प्रॉब्लम क्या होगी। अच्छा, मान लीजिए आप कहेंगे कि सर रोज का रोज तो पूरा 10-10 ही लिखा हुआ है, आज अगर कोई आ भी गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला, देख भी लिया कि आज 100 पेशेंट आए थे, तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी दिन तो 10-10 ही एंट्री है। नहीं, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला क्या कहेगा आज हम आएंगे इसलिए 100 पेशेंट आए हैं, लग रहा है कि एकदम मेरे स्वागत के लिए 100 पेशेंट आए थे, और बाकी हर दिन 10 ही आते हैं, हम नहीं मानेंगे, रोज 100 आते हैं ये माना जाएगा, ठीक है। और वो इनकम निकाल देगा इस हिसाब से। अब आपको समझ में आया ये डेली केस रजिस्टर क्यों बनवाया जाता है? इससे डॉक्टर्स की इनकम पता चलती है, क्योंकि डॉक्टर्स लोग रिसिप्ट वगैरह नहीं देते। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए आइए दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है इन्वेंट्री रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन एंड अदर कंज्यूमेबल्स यूज्ड इन द प्रोफेशन। अच्छा, आपने देखा होगा डॉक्टर साहब जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो कभी कभी हैंड ग्लव्स यूज करते हैं, तो ग्लव्स पहनते हैं, पेशेंट को देखा, ठीक है, फिर उसके बाद ग्लव्स निकाल के फेंक दिया, ठीक है। पेशेंट्स को देखने के लिए हो सकता है कॉटन यूज करते हो, कुछ और चीजें यूज करते हो, मतलब वो चीजें जो डॉक्टर साहब पेशेंट को देखने के लिए यूज करते हैं, और वो कंज्यूमेबल्स है, मतलब वो खत्म हो जाता है, उतार के फेंक देते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। तो इसका रोज का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बनाना होता है हर दिन का। जितनी भी चीज डॉक्टर साहब खुद कंज्यूम करते हैं, मतलब वो इन्वेंट्रीज जो डॉक्टर साहब खरीदते हैं लेकिन बेचते नहीं है, वो कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूमेबल का उनको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बनाना होता है। अब वो क्यों बनाना होता है आइए समझाता हूं आपको। जो कंज्यूमेबल, देखिए ये तो खर्चा है, तो डॉक्टर साहब हमेशा सही दिखाना चाहेंगे कि भाई ये तो खर्चा है, ज्यादा से ज्यादा दिखाओ ताकि इनकम कम हो, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने दिखाया कि आज मेरा हैंड ग्लव्स का ओपनिंग जो था वो 540 पीस था, ठीक है, और क्लोजिंग कितना था, 490 था। हैंड ग्लव्स का ओपनिंग 540, क्लोजिंग 490, तो डिफरेंस कितना हो गया, 50 ग्लव्स। ड्यूरिंग द डे 50 ग्लव्स हैज बीन कंज्यूम्ड। नाउ नंबर ऑफ पेशेंट दैट द डॉक्टर इज शोइंग इज ओनली 10। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला ऐसे पूछता है, अच्छा पूरे दिन में तुम पेशेंट 10 ही देखे और हैंड ग्लव्स तुम 50 बदल लिए, तो क्या खेल रहे हो क्या बैठ के, ग्लव्स पहन रहे हो उतार रहे हो, ग्लव्स पहन रहे हो उतार रहे हो, पूरे दिन में 50 बार ग्लव्स बदल लिए हो, पेशेंट तुम 10 ही देखे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इससे भी कंज्यूमेबल से एक्चुअली एक आइडिया लगता है कि मोटा मोटी डॉक्टर साहब ने कितने पेशेंट को देखा है, ये भी मेंटेन करना पड़ता है। और ये सब डॉक्टर अपनी मर्जी से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इनकम टैक्स कहता है कि यू हैव टू मेंटेन दिस। रूल 6F वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपका 1.5 लाख रुपए से ज्यादा टर्नओवर लास्ट के 3 साल है। अब बताइए ये सब जो बड़े प्रोफेशन करने वाले हैं, क्या ऐसे भी होते होंगे जिनका 1.5 लाख टर्नओवर क्रॉस नहीं करता होगा? अरे 1.5 लाख रुपए तो दिन का कमाने वाले ये सब लोग होते हैं, ठीक है। सिर्फ ये टर्नओवर की वो भी बात हो रही है साल के, तो 1.5 लाख रुपया का टर्नओवर अगर पिछले 3 साल में क्रॉस हुआ है, यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर रूल 6F, और रूल 6F में ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ जाते हैं, ठीक है।
एंड इवन इफ योर टर्नओवर हैज नॉट एक्सीडेड 1.5 लाख, देन ऑल्सो मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनानी पड़ेगी जिससे एओ आपकी इनकम निकाल सके। तो डॉक्टर साहब के केस में अगर डेली केस रजिस्टर नहीं बनेगा तो इनकम निकल ही नहीं सकती है, तो डेली केस रजिस्टर तो डॉक्टर साहब को तब भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अकाउंट्स कम किया जा सकता है, बट डॉक्टर साहब को डेली केस रजिस्टर तो उस केस में भी बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, notes the period for which the books of account is to be maintained, the books of accounts and other documents shall be kept and maintained for a period of 6 years from the end of the relevant assessment year. For example, अब चलिए हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर 23-24 की बुक्स ऑफ अकाउंट कब तक रखनी है। तो कहता है कि एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 6 साल, यानी कि 31/3/25, प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर का अंत क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर 24-25, यानी कि 31/3/25। ठीक है, प्लस 6 साल कितना हो जाएगा, 31/3/31। बात समझ में आया सबको। फिर देखिए पेनाल्टी, अगर आप नहीं मेंटेन किए बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो क्या होगा, where an assessee fails to comply with the provision of section 44AA, he shall be liable to pay a penalty of 25,000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी आपके ऊपर। ठीक है, अच्छा 25,000 रुपए पेनाल्टी किस बात की लगेगी, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया इस बात की लगेगी कि मेंटेन किया था लेकिन 6 साल तक वो आपके पास थी नहीं तो भी लगेगी। कुछ भी 44AA कहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, 6 साल तक उसको रखना भी है एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से। मान लीजिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपसे 4 साल बाद मंगाई गई, असेसमेंट ईयर एंड के 4 साल बाद मंगाई गई, तो क्या आपके पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास नहीं मिली, आप कह रहे हो कि मेरे पास तो थी लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट पता नहीं कैसे दीमक वीमक लग गया, वो खराब हो गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए थे, पन्ने इंक ही उसका उड़ गया, इस तरीके से हम मेंटेन किए थे, तो ये सब नहीं सुना जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, एज पर सेक्शन 212A, बुक्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड लेजर, डे बुक, कैश बुक, अकाउंट बुक एंड अदर बुक्स विच केप्ट whether kept in the written form or in the electronic form or in digital form or as printout of the data stored in electronic form or in digital form or in a floppy disk tape or any other form of electromagnetic data storage device। अब बुक्स रखनी कैसे है, आप या तो मैनुअल बुक्स रख सकते हो या तो आप कंप्यूटराइज्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख सकते हो, उसको पेन ड्राइव में, फ्लॉपी डिस्क में, ये सब में डाल के रख सकते हो, या तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स है तो उसका प्रिंट आउट निकाल के भी पूरा रख सकते हो। तो यू कैन कीप अकाउंट्स द वे यू विश टू। ठीक है, तो ये तो अभी स्पेसिफाइड प्रोफेशन की बात की थी। अब नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और बिजनेस। अब नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन कौन सा हो गया, जो स्पेसिफाइड में नहीं है। स्पेसिफाइड में कौन कौन सा होता है ये आपने देखा है, बड़े प्रोफेशन। तो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन या फिर कोई भी बिजनेस, इसके लिए क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस, प्रोफेशन ऑफ बिजनेस। कौन सा प्रोफेशन, स्पेसिफाइड नहीं, नॉन स्पेसिफाइड वाले की बात हो रही है। प्रॉफिट फ्रॉम सच नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन ऑफ बिजनेस एक्सीड्स 1,20,000 इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF ₹2.5 लाख। अब ये क्या कहना चाहता है, अदर देन इंडिविजुअल HUF 1,20,000 की बात हो रही है। प्रॉफिट अगर आप इंडिविजुअल HUF है तब तो प्रॉफिट 2.5 लाख, अगर अदर देन इंडिविजुअल HUF है, ठीक है, तो 1,20,000। इंडिविजुअल HUF का कितना है, इन द केस ऑफ इंडिविजुअल HUF 2.5 लाख। बाकी अगर आप कुछ और हैं जैसे AOP, BOI है, फर्म है, कंपनी है, तो फिर वो 1,20,000 बोल रहा है। और टोटल सेल्स और टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट देयर ऑफ इज इन एक्सेस ऑफ 10 लाख, और आपका टर्नओवर या तो फिर टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है। इंडिविजुअल HUF के केस में टर्नओवर कितना है, 25 लाख से ज्यादा है। ठीक है, इन एनी ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मैं ऐसे बोलता हूं, चलिए मैं इंडिविजुअल HUF के लिए बोलता हूं, अगर आपका प्रॉफिट 2.5 लाख से ज्यादा, ठीक है, या फिर टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा, पिछले 3 सालों में कभी भी आपका प्रॉफिट 2.5 लाख से ज्यादा, टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा, पिछले 3 साल में कभी भी
तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या कहता है? मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट। मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स एज मे इनेबल एओ टू कंप्यूट योर इनकम। और पिछले 3 सालों में कभी भी 2.5 लाख से ज्यादा प्रॉफिट नहीं रहा, कभी भी 25 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं रहा, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना ही नहीं है। यानी रूल 6F तो यहाँ पे कहता ही नहीं है। वहां पे कितना रिजिड हो जा रहा था, 3 साल अगर आपका 1.5 लाख रुपए से ज्यादा टर्नओवर, तो कह रहा है कि आपको 6F बनाना पड़ेगा। और अगर नहीं, ठीक है, कुछ भी टर्नओवर है, ठीक है, अंडर टर्नओवर भी है, तो भी आपको मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनाना ही है। बिजनेस और अदर नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में क्या कह रहा है? कह रहा है कि पिछले 3 साल में कभी भी 2.5 लाख से ज्यादा प्रॉफिट या फिर 25 लाख से ज्यादा टर्नओवर, 2.5 लाख से ज्यादा प्रॉफिट या 25 लाख से ज्यादा टर्नओवर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है। और कभी भी 2.5 लाख से ज्यादा प्रॉफिट नहीं रहा या कभी भी 25 लाख से टर्नओवर ज्यादा नहीं रहा, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना ही नहीं है। ये तो बात हो गई इंडिविजुअल एचयूएफ की। यही बात हम अदर एसएससीज के लिए कहें, बिजनेस और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में, तो हम कहेंगे पिछले 3 साल में प्रॉफिट कभी भी 1,20,000 से ज्यादा या फिर टर्नओवर 10 लाख से कभी भी ज्यादा, तो आपको बनाना है मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अदरवाइज अगर कभी भी 1,20,000 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं रहा पिछले 3 सालों में, कभी भी 10 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं रहा, ठीक है, तो ऐसे में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एफोर्सिएट लिमिट डज नॉट एक्सीड इन एनी ऑफ द 3 years, तो नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। अच्छा, अगर यही आपका पहला साल है तो कह रहा है कि पहला साल है, तो अगर लगता है इस साल वो लिमिट एक्सीड हो जाएगी, तो आप बना लीजिए मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट। लगता है इस साल एक्सीड नहीं होगी तो मत बनाइए। ठीक है, एग्जाम्पल दें आपको। प्रीवियस ईयर 23-24 इंडिविजुअल की चलिए बात करेंगे हम। ठीक है, वी टर्नओवर प्रॉफिट इनकम। $20 लाख, 18 लाख, 16 लाख। बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है कि नहीं बनानी है? अब ये बिजनेस का केस है, ठीक है, इंडिविजुअल बिजनेस वाला केस है। बिजनेस या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में एक ही चीज चलता है, इंडिविजुअल एचयूएफ में भी एक ही चीज चलता है। बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पे आप 6F तो बोलेंगे नहीं, या तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है या तो नहीं बनानी है। बनानी है तो मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है। ठीक है, मिनिमम उतनी बनानी है कि एओ इनकम निकाल सके, या तो ये करना है और या तो बनानी ही नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बताइए क्या करना है? तो हम ऐसे देखेंगे, क्या टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा कभी भी था? नहीं। क्या इनकम कभी भी 2.5 लाख से ज्यादा था? नहीं। तो नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए ए एग्जाम्पल था। बी एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए एसएससी इज एन एओपी, ये एओपी का केस है। अब तब एओपी के केस में तुम ये देखते इनकम क्या 1,20,000 से ज्यादा कभी भी थी और टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा कभी भी था। टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हमेशा ही था और इनकम भी 1,20,000 से ज्यादा हमेशा ही थी। कभी एक बार भी हो जाता ना तो भी मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट होता। तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होगा। ठीक है, अच्छा सी एक केस लेते हैं हम लोग, ब्लू पेन वाला सी केस रहेगा। मान लीजिए 20 लाख की जगह 25 लाख है। अब बताइए इंडिविजुअल बिजनेस का केस 25 लाख बस हो जा रहा है। अब अभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनानी है। 25 लाख से ज्यादा कहाँ है और 2.5 लाख से इनकम कहाँ जाता है? 25 लाख से ज्यादा नहीं ना है, 25 लाख है, तो नो नीड टू मेंटेन बुक्स।
अब डी केस है, डी ब्लैक पेन वाला। बस मान लीजिए यहाँ पे हम कहते हैं 2.6 लाख। अब बताइए क्या 25 लाख से ज्यादा टर्नओवर है कभी भी? नहीं। लेकिन क्या इनकम कभी भी 2.5 लाख से ज्यादा है? हाँ है, एक बार। तो अब इस वजह से मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो जाएगा, मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, राइट, यहां तक हो गई बात। अब आइए नेक्स्ट ई पॉइंट पे। एनएसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44 ए बी बी ट्रिपल बी। अब ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अभी इस सेक्शन में मत घुसिए, इन सब को बोलिए आप सीधे सीधे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अब ये क्या होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, ये आपको बाद में पता चलेगा। ये छोटे जो व्यापारी होते हैं उनको सरकार कहती है आप खाता बही मत मेंटेन करो, ठीक है, आपकी इनकम ना हम एक टर्नओवर का सर्टेन परसेंटेज मान लेते हैं, बस जितना टर्नओवर है उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपकी इनकम है, कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं, बस हमको टर्नओवर बताओ कितने का माल बेचे हो, कुछ भी नहीं जानना आपसे, ठीक है। ये छोटे व्यापारियों को सहूलियत है एक तरीके से, ऐसे समझिए, ठीक है। उनको गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, कॉपरेट कर रही है कि भाई तुमको फजियत में नहीं डालते इतना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए। लेकिन जब गवर्नमेंट कहती है ना कि आपका टर्नओवर इतना है, हम आपकी इनकम इसका इतना परसेंटेज मान लेते हैं, लेकिन आप कहते हो नहीं भाई मेरी इनकम तो उतनी भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कहा कि मेरा टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है, सरकार ने कहा कि हम 6% इनकम मान ले रहे हैं, ठीक है, 6 लाख रुपया। अब आप कह रहे हो नहीं मेरी इनकम 6 लाख भी नहीं है, मेरी इनकम तो और कम है। तब सरकार कहती है अब तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर भाई आप कह रहे हो कम है, इससे भी कम है, तो आप दिखाइए बना के हिसाब किताब, ठीक है। तो हु क्लेम्स इनकम ऑफ सच बिजनेस टू बी लोअर देन द डीम्ड इनकम कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द रिस्पेक्टिव सेक्शन। जो भी सेक्शन में आपकी इनकम निकल रही है, आप कह रहे हो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप फॉल करते हो, लेकिन आप कह रहे हो नहीं भाई मेरी इनकम तो जो प्रिज्यूम कर रही है गवर्नमेंट उससे भी कम है, तो सरकार आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए कहती है। हालांकि मैं आपको बता दूं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में सरकार जितनी आपकी इनकम कहती है ना, जनरली लोग उससे ज्यादा ही कमाते, कम नहीं कमाते। सरकार खुद ही बहुत कम इनकम मान रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप जिद्दी हो, आप कह रहे हो नहीं मैं तो इससे भी कम कमाता हूं, तो सरकार कह रही है फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, ठीक है। तो आगे चल के जब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पढ़ेंगे तो आपको ये बात डिटेल में समझ में आ जाएगी। बस अभी इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए कि जिनके ऊपर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लगता है, इनकम प्रिज्यूम की जाती है, लेकिन वो कहता है नहीं भाई हम तो प्रिज्यूम्ड इनकम से भी कम कमाते हैं, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी। कौन सी बुक्स? मिनिमम बुक्स जिससे ए उनकी इनकम निकाल सके। फिर है वेयर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AD4 इज एप्लीकेबल। अगेन 44AD क्या है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। एंड the income of the SSC exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax, that is the basic exemption limit. बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से आपकी इनकम ज्यादा है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होता है? 2.5 लाख रुपया, ठीक है। 2.5 लाख रुपया अंडर ओल्ड स्लैब, 3 लाख रुपया अंडर न्यू स्लैब, ठीक है। वैसे भी ओल्ड स्लैब के अंदर 2.5 लाख रुपया भी है, सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख भी है, सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख है। न्यू स्लैब में सभी के लिए 3 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट है। तो जो स्लैब आप ऑप्ट कर रहे हो, जो आपकी एज है, मतलब आपके ऊपर कौन सा एग्जेम्पशन लिमिट एप्लीकेबल है, उस एग्जेम्पशन लिमिट, तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकता है। अब आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल है? आपकी इनकम इससे ज्यादा है, आपकी इनकम इससे ज्यादा है, आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में फॉल कर रहे हो 44AD वाले, ठीक है। और आप कह रहे हो नहीं भाई मेरी इनकम तो कम है, सरकार जितनी इनकम कह रही है आप उससे कम कह रहे हो, लेकिन जितना कह रहे हो वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा कह रहे हो, ठीक है। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ सेक्शन के लिए था कि भाई आप कम कहोगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है। 44AD एक ऐसा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, हालांकि जब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पढ़ेंगे ना तो वहां ये सारी बात आ जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा यहां आपको फोकस नहीं कर रहा हूं। अभी डी पॉइंट तक जितना आपने फोकस किया बस यही अभी रेलेवेंट है फिलहाल के लिए आपको, ठीक है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन, फिर नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और बिजनेस के केस में कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, ठीक है। एफ पॉइंट क्या था एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। 44AD अगर आप ऑप्ट करते हैं, ठीक है,
तो ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है, आपकी इनकम प्रिज्यूम करती है गवर्नमेंट। आप कहते हो कि मेरी इनकम जो गवर्नमेंट प्रिज्यूम कर रही है उससे तो कम है, गवर्नमेंट जो प्रिज्यूम कर रही है उससे तो कम है, लेकिन जो मेरा मिनिमम स्लैब है एग्जेम्पशन का उससे ज्यादा है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 44AA। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आएंगे तो कुछ नया पढ़ेंगे।